वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कल हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे अलग अलग फाइलम के अंदर रेस्पिरेशन होता है, और हम अब लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो अब हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन टोटल कितने स्टेप्स में होता है। रेस्पिरेशन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। ठीक है, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसी को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और ब्रीदिंग में टोटल 2 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, और एक्सपायरेशन के अंदर हम लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स। ठीक है, लंग्स से CO2 रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर जा रही है। इसी को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और ब्रीदिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, अब ये जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी वो लंग्स में चली जाएगी। एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। देख लेते हैं हम, जो ये हमारे पास लंग्स है इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, और जो CO2 हमारे पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो चली जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। और इंटरनल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच में होता है? लंग्स एंड ब्लड के बीच में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? वो एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में। ठीक है, इंटरनल में क्या होगा? लंग्स एंड ब्लड के बीच में रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? अब ऑक्सीजन जो है इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड के अंदर आ गई, तो वो जो ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है ना ब्लड के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगी? वो टिश्यू सेल्स में चली जाएगी ऑक्सीजन, और जो टिश्यू सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो चला जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ब्लड अब होगा क्या सेल के अंदर, ये देख लेते हैं हम। अब सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंची होगी, ठीक है, अब वहां कहाँ से आ गई ग्लूकोज, है ना? ये क्वेश्चन तो आया होगा। तो ग्लूकोज जब हम खाना डाइजेस्ट होता है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तभी ग्लूकोज बन जाती है, याद रखना ये बात। ठीक है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तभी ग्लूकोज बन जाती है वहां पे। ठीक है, तो अब जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है ना, अब जो ऑक्सीजन आई है टिश्यू सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज को बर्न करवाएगी। ठीक है, और बर्न जब होगी ग्लूकोज, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP तीनों चीज बनेगी। ठीक है, ATP कहाँ जाएगी? ATP जो हमारे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर ATP यूज हो जाएगी। डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, अलग अलग प्रोसेसेस में यूज हो जाएगी ATP हमारी। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा कहाँ चला गया? ब्लड में, टिश्यू से ब्लड में चला गया, और ब्लड से वो चला गया किसमें? लंग्स में। लंग्स से चला गया वो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन आया था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन आता है तब कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं?
रेस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बाद होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा होता है तो उसके लिए पहला रेस्पिरेशन कौन सा होता है? पहले होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर होता है उसके लिए इंटरनल रेस्पिरेशन, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब होगा तो वो एटमॉस्फेयर में लंग से रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास जो है तीनों रेस्पिरेशन, यहाँ पे हमने बेसिक देखा है इसका, ये बस एक बेसिक है, हम आगे इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बस एक बेसिक था कि हम करेंगे क्या चैप्टर के अंदर। अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो ये हमारे पास नोज है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास नोज है। ठीक है, नोज के अंदर ये जो दो होल्स है इनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, ये हमारी नोज है, ये हमारे पास दो होल है और इनको बोलते हैं हम नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इसके ये जो दो होल है इसके अंदर से एयर जाती है, ऑक्सीजन लेते हैं और इसी के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इन नोस्ट्रिल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेयर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है, ये यहाँ पे जो एक्सटर्नल नेयर्स है इसके थ्रू एयर अंदर जाती है, नेसल कैविटी से वो होते हुए वो अंदर जाती है। ठीक है, ये हमारे पास नेसल कैविटी होती है, नोस्ट्रिल्स हो गए ये हमारे, इसके जस्ट ऊपर हमारे पास नेजल कैविटी होती है, इसको नेजल चैम्बर भी बोलते हैं। और ये इधर हमारे पास बक्कल कैविटी होती है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास टंग आ गई। बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को पैलेट होता है एक, वो अलग कर देता है। ठीक है, अलग अलग रखता है। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को अलग अलग रखता है क्या? पैलेट। ठीक है, एक पैलेट उनके बीच में प्रेजेंट होता है, वो उनको अलग रखता है। जब हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू तो वो बक्कल कैविटी के थ्रू जाता है खाना, और जो हम सांस लेते हैं वो नेजल कैविटी से होके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो नेजल कैविटी से होके जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो भी नेजल कैविटी से होके बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, अब देखो, एयर एंटर नेजल कैविटी बाय टू नोस्ट्रिल्स, बिटवीन नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी पैलेट इज प्रेजेंट। जो हमारे पास नेजल कैविटी है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एंटीरियर नेजल कैविटी, मिडल नेजल कैविटी, पोस्टीरियर नेजल कैविटी। जो हमारे पास एंटीरियर नेजल कैविटी है उसको नेजल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, और इस पार्ट के अंदर स्किन एंड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का क्या काम होता है? नेजल वेस्टिब्यूल के अंदर जो हम एयर इंस्पायर करते हैं उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल ट्रैप करती है और एयर को प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई एयर ही हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, this part contains skin and hair trap dust particle present in inspired air so that air that reaches lung is purified। ये है हमारे nasal vestibule के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिडल पोस्टीरियर पार्ट। मिडल पोस्टीरियर पार्ट स्कल बोन से मिलके बना होता है, और ये इस तरीके से स्कल बोन अरेंज होती है कि एक स्पाइरल पैसेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वो स्पाइरल पैसेज किसके साथ लाइंड होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम के साथ वो लाइंड होता है। ये सीलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम के साथ ये लाइंड होता है, और ये जो है ये ग्रीन कलर का ये स्पाइरल पैसेज है जो कि क्रिएट होता है बाय स्कल बोन। ठीक है, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। ये हमारे पास नीचे इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास फायरिंग्स है, ये हमारे पास टंग है। अब हम देख लेते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है हमारे पास एपिथेलियम, उसके बारे में। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। इस एपिथेलियम के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जब हम इस एपिथेलियम को लो पावर के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हमें लगता है कि ये एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड है, डबल लेयर प्रेजेंट है। बट जब हम इसको हाई पावर के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें पता चलता है नहीं, एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट है सेल्स की, जिसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग कोलुमिनार सेल प्रेजेंट है, और जो उनका न्यूक्लियस है वो डिफरेंट लेवल पे है, बट वो हमें लो पावर में ऐसा दिखता है कि स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, और इसके अंदर
इस एपिथेलियम के अंदर एक गॉबलेट सेल होता है जो कि म्यूकस रिलीज करता है, इसलिए इसको हम ग्लैंडुलर बोलते हैं। और इन कोलुमिनार सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सीलिएटेड बोलते हैं। ये हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास गॉबलेट सेल है जो कि म्यूकस को रिलीज कर रहा है, और ये सीलिया के ऊपर म्यूकस की लाइन बन गई है, ठीक है, लाइन बाय म्यूकस। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये स्पाइरल पैसेज है। ये जो एयर का टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आता है। एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर गई तो ये जब स्पाइरल पैसेज को क्रॉस करेगी एयर, तब जो एयर का टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। This part is made up of bone of skull. These bones create a long spiral passage through which air passes. The passage is lined by pseudostratified ciliated glandular columnar epithelium. Long spiral passage makes temperature of air equals to the body temperature. और ये जो लाइंड है ना एपिथेलियम के साथ स्पाइरल पैसेज, ये एपिथेलियम क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और म्यूकस क्या किस में हेल्प करता है, म्यूकस एयर को ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करता है। वाटर का कंटेंट, जो एयर हम इंस्पायर करते हैं उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है हल्का सा बढ़ा देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को। और जो म्यूकस है, ये जो सिक्रीटेड म्यूकस है, एपिथेलियम जो सिक्रीट करता है म्यूकस को, वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और सीलिया उस म्यूकस को कहाँ मूव कर देता है, फायरिंग्स के अंदर। बैक्टीरिया ट्रैप म्यूकस को वो कहाँ मूव कर देता है, फायरिंग्स के अंदर। और फायरिंग से इट गोज इनटू ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस से फिर वो स्टमक में जाएगा, बैक्टीरिया ट्रैप म्यूकस, और वहां पे जो एसिड रिलीज होंगे उस बैक्टीरिया ट्रैप म्यूकस को डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम ट्रैप बैक्टीरिया एंड cilia moves this mucus trap bacteria in pharynx, and further this is taken into esophagus and goes in stomach where acid destroy the mucus trap bacteria. Okay, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।